नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होने हैं, लिहाजा कोई भी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी ने भी पुष्कर सिंह धामी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। चुनाव से आने पहले उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन उनकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें कौन कौन से मुद्दे शामिल हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इन्हीं मुद्दों को लेकर पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की हमारे ग्रुप एडिटर आशुतोष श्रीवास्तव ने। सर, आपकी नई योजनाएं और किन चीज़ों को लेकर के क्या प्राथमिकताओं के साथ आप सरकार को संचालित करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो हमारी पुराने जो काम चल रहे हैं, जो मोदी जी के द्वारा बहुत सारी योजनाएं दी गई हैं, उनको हम लोग जनता के बीच में लेके जाएंगे, उनको धरातल पर उतारेंगे और हमारी सरकार के जो काम शुरू हुए हैं उन सारे कामों को पूरा करेंगे। नौजवान युवाओं के रोजगार के लिए जो पद खाली हैं उनको भरेंगे और आने वाले समय में अगले 3 महीनों में पूरी तरह से लोगों को सुरक्षित करने के लिए संपूर्ण वैक्सीनेटेड उत्तराखंड को करेंगे। सर, जो आगे उद्योग को लेकर की नीति थी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, तो आपके आने के बाद उसमें एक नई उम्मीद जगी है, उसको लेकर नहीं, हम सबको आमंत्रित करेंगे, सबका स्वागत करेंगे। जो भी आना चाहेगा उसको जो है 1 विंडो सिस्टम देंगे। इस वक्त हमारे साथ थे उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। पुष्कर सिंह धामी साहब का स्ट्रेट वर्तन था कि जो भी मोदी सरकार की जो नीति हैं, जो प्रधानमंत्री की नीतियां हैं, उसको उत्तराखंड में वो लागू करेंगे। उद्योगों को लेकर नई अपॉर्चुनिटीज़, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसको लेकर उनकी प्राथमिकताएं हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीनेशन पे वो ज़्यादा ध्यान देंगे और उद्योगपतियों को लेकर के सरकार को आगे बढ़ाएंगे। कोरोना काल के बाद उद्योग धंधों को पटरी पर लाना सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन उत्तराखंड सरकार इस दिशा में बेहतर काम कर रही है। लगातार जो युवा हैं उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। साल से हमारे यहाँ इंडस्ट्रियाँ जिस अपेक्षा में हमने इंडस्ट्रियल समिट की थी, हमें उम्मीद थी नहीं आ पाई, क्योंकि कोरोना से भी निश्चित ही प्रभावित हुआ है। हम काशीपुर में अरोमा पार्क बनाने जा रहे हैं, सितारगंज में हम इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाने जा रहे हैं, देहरादून के सेलाकुई में छरबा में हम फार्मासिटी फेज 2 बनाने जा रहे हैं और आने वाले समय में आपको लगेगा ये सारे काम हमने एक टाइम बाउंड प्रोग्राम सुनिश्चित किया है। हम 3 महीने के अंदर अभी, क्योंकि देखिए हमने जो शेड्यूल बनाया था, शेड्यूल का ध्येय था कि हम इंडस्ट्री को यहाँ पर लाएं और लोगों को रोजगार दें। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है और इस बार उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी किस्मत आजमा रही है। आम आदमी पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें बड़े लोक लुभावन वादे भी किए हैं, जिन पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। तो आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। नैनीताल कांग्रेस के जिला महामंत्री हेमंत साहू ने आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र को हवाई बताया, साथ ही सरकार के विकास कार्यों पर भी सवाल खड़े किए हैं। जो भी पार्टी है उसके पास कुछ नहीं है, उसका एक विधायक यहाँ पर जीतने वाला नहीं है। वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी घोषणाएं करने की बात कर रहे हैं। जब वो सरकार में आए तब इस तरीके की बात करें। 300 यूनिट बिजली कहाँ से फ्री देंगे? ये तो सब हवाई बातें हैं। जनता को केवल बिजली फ्री नहीं चाहिए, जनता को और भी चीजें चाहिए। यहाँ पर मूलभूत समस्याएं हैं, उनका समाधान चाहिए। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए, लोगों को नौकरियां चाहिए, लोगों को बेहतर। उत्तराखंड में ग्राम प्रधानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। आपको बता दें कि 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम प्रधान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से कह रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा कर लीजिए, वरना आने वाले चुनाव में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो जो ग्राम प्रधान है वो सरकार से आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। बागेश्वर में भी ग्राम प्रधानों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और विकास भवन में तालेबंदी की। ग्राम प्रधानों ने सरकार से मनरेगा में मजदूरी की अवधि 100 से बढ़ाकर 200 दिन करने, ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाने और ग्राम प्रधानों का उत्पीड़न रोकने की मांग की है।
हमारी 12 सूत्री मांगे थी। मनरेगा में जो हमारे मजदूर हैं उनके 200 दिन किए जाएं, पहले 100 दिन था सरकार के द्वारा। और हमारे पास जो एक हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यानी CSC सेंटर के लिए 2500 रुपये का एक कर्मचारी रखा है 2500 का। प्रत्येक ग्राम पंचायत ने अपने बजट से जो गांव को मिलने वाला बजट है उसको 2500 रुपये पेड करना है, उसका हम विरोध करते हैं। और तीसरी बात ये कि हमारे जो अधिकार हैं, हमको केवल 12 सूत्री मांगों में हमारे अधिकारों की चर्चा है। जो 1500 रुपये के मामूली वेतन में ग्राम प्रधान कार्य करता है उसको हम मानदेय बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम विगत 10 दिनों से लगातार तालाबंदी कर रहे हैं। लगातार हम ब्लॉक में बैठे थे। हमने सरकार को चेताने के लिए हमने मौन जुलूस तक निकाला। क्यों? क्योंकि 3 मुख्यमंत्रियों की ताजपोशी होने के बाद तीसरे हमारे मुख्यमंत्री बने, वो भी हमारी सुध को नहीं ले रहे हैं, मौन है, तो इसलिए हमें मौन। दिनेशपुर में कांग्रेस नेता किशोर कुमार ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रशासन से कहा है कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए उन्हें सुरक्षा दी जाए। मामले को लेकर उन्होंने पूर्व जिला पंचायत जो उपाध्यक्ष हैं उनसे खुद को जान का खतरा बताया है। तो दिनेशपुर में कांग्रेस नेता किशोर कुमार ने पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष से जान का खतरा बताया है। मामले को लेकर दिनेशपुर पुलिस को तहरीर भी दी है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने RTI से पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास द्वारा चुनाव के दौरान गलत दस्तावेज देने का खुलासा किया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने त्रिनाथ को जिला पंचायत सदस्य से हटा दिया, जिसके बाद उन्हें पंचायत उपाध्यक्ष से भी हाथ धोना पड़ा था। किशोर कुमार ने आशंका जताई है कि रंजिश के चलते त्रिनाथ विश्वास उसकी हत्या कर सकता है। किशोर ने आरोप लगाया है कि त्रिनाथ विश्वास का ड्राइवर उन्हें लगातार धमकी दे रहा है कि जेल से बाहर आते ही किशोर कुमार की हत्या कर दी जाएगी, जिसको लेकर कांग्रेस नेता ने थाने में तहरीर दी है और सुरक्षा की गुहार लगाई है। देखिए, जब से मैंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा तब से ही जो त्रिनाथ विश्वास है वो मेरे से राजस्थान एक इस तरीके से मतलब बदला लेने की भावना के तहत वो षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन जब से ये जेल पे गया है तो उसका निजी ड्राइवर दयाल घरामी और त्रिनाथ विश्वास लगातार ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरे जमानत के बाद आते ही इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको जान से मरवा दूंगा, गाड़ी से चुला दूंगा। मैं परिवार का इकलौता लड़का हूँ और वो भी नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि इस व्यक्ति से मुझे जान माल का खतरा है और मेरे अगर किसी भी व्यक्ति को मेरे परिवार का खतरा होता है तो इसकी जिम्मेदारी इनकी होगी और पुलिस प्रशासन की होगी। एक प्रार्थना पत्र दिया है किशोर कुमार जी यहाँ कालीनगर वालों ने। इनका आपस में ही पूर्व से विवाद चल रहा है दोनों पक्षों का आपस में, तो उसी परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा अपने जो प्रतिपक्षी लोग हैं उनके विरुद्ध तहरीर दी गई है, जिसकी जाँच चल रही है। जाँच के उपरांत अगर तथ्य सही पाए जाएंगे तो वैधानिक कार्रवाई होगी। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर पुलिस सतर्क नजर आ रही है। यूपी और उत्तराखंड बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है, साथ ही सख्ती भी बढ़ती जा रही है ताकि जो कोरोना की तीसरी संभावित लहर है उसमें संक्रमण ना फैले। लेकिन इस सख्ती की वजह से जो यात्री हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि जो प्राइवेट बसें हैं उनका संचालन बंद है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। तो कोरोना गाइडलाइंस के मद्देनजर उत्तराखंड और यूपी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। बॉर्डर पर प्राइवेट बसों का संचालन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों की जेब पर भी बोझ पड़ रहा है। कई लोगों को तो पैदल ही सफर करना पड़ रहा है। यात्रियों ने टेम्पो और रिक्शा चालकों पर मनमाना किराया वसूलने का भी आरोप लगाया है। वहीं चौकसी में लगे पुलिस जवानों का कहना है कि तीसरी लहर के मद्देनजर सतर्कता बढ़ा दी गई है, इसीलिए जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि साथ ही ये भी कहा गया है कि वो इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि यात्रियों को ज्यादा दिक्कतें न आए। शमीम नाम है मेरा। यही तो काशीपुर जा रहे हैं। नहीं, ये तो ठाकर द्वारा जा रहे हैं। परेशानी तो है अभी वहाँ तक आए रक्शे में, रक्शे वाले ने वहाँ तक प्रधान करिए मुश्किल तो वहाँ तक आए। अब यहाँ से पैदल आ रहे हैं, चल गए, फिर गाड़ी देख रहे हैं, गाड़ी तलाश कर रहे हैं। रोडवेज में बैठे हैं, रोडवेज वाला भी नहीं बिठा रहा। कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ा दिया इन लोगों ने पैसे पे। हाँ, पहले क्या नाम 10 रुपये में पहुँच जाते थे, अब 30 रुपये सवारी लग रही है। मेरा नाम मीना नैनवाल है। कल देखिए हम मेरठ गए तो हमारे को कोई रोक टोक नहीं हुई। आज हम अपने उत्तराखंड में आ रहे हैं, अपने घर पे आ रहे हैं, तो आज रोक टोक क्यों हो रही है? बकायदा इन्होंने कहा कि कुछ रिपोर्ट लाओ तो वैक्सीन लगाइए। जब कोरोना होता था क्या वैक्सीन?
देहरादून में लोहारी गांव के लोग पिछले 38 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल इन लोगों ने व्यासी परियोजना में अपनी जमीन दी थी, लेकिन अब ये सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर इन लोगों को सुविधाएं कब मिलेंगी। सरकार ने ऐसा नहीं है कि इस दिशा में काम नहीं किया, कैबिनेट से प्रस्ताव पास करके इन लोगों के लिए जमीन की व्यवस्था भी की गई, लेकिन अभी तक इन लोगों को जमीन नहीं मिल पाई है। तो देहरादून में लोहारी गांव के लोग पिछले 38 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल सरकार की महत्वाकांक्षी व्यासी परियोजना की वजह से इन लोगों को विस्थापित किया गया था, लेकिन व्यासी परियोजना का 90% काम पूरा होने के बाद भी इन लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि उन्होंने योजना के लिए अपने पुश्तैनी मकान, जमीन, खेत खलियान और चारागाह दे दिए, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हो पाई हैं। बता दें कि उत्तराखंड कैबिनेट ने विस्थापितों के लिए रेशमबाग, जीवनगढ़, विकासनगर की जमीन गांव वालों को उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन अब तक उसे लागू नहीं किया जा सका है, जिसके बाद ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। रुड़की में एक कबाड़ गोदाम में आग लगने का मामला सामने आया है। देखते ही देखते जो आग की लपटें हैं वो आसमान छूने लगी। आपको बता दें कि जो कबाड़ गोदाम के ऊपर एक घर बना हुआ था वो भी आग की चपेट में आ गया। तो रुड़की में इमली रोड पर एक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। गोदाम के ऊपर बने मकान को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आशंका जताई जा रही है कि गोदाम के अंदर केमिकल रखा था, जिसकी वजह से लगातार धमाकों की आवाज भी आ रही थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल विभाग का एक सिपाही मामूली रूप से घायल हुआ है। की पार्टी है, उसके पास कुछ नहीं है, उसका एक विधायक यहाँ पर जीतने वाला नहीं है। वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी घोषणाएं करने की बात कर रहे हैं। जब वो सरकार में आए तब इस तरीके की बात करें। 300 यूनिट बिजली कहाँ से फ्री देंगे? ये तो सब हवाई बातें हैं। जनता को केवल बिजली फ्री नहीं चाहिए, जनता को और भी चीजें चाहिए। यहाँ पर मूलभूत समस्याएं हैं, उनका समाधान चाहिए। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए, लोगों को नौकरियां चाहिए, लोगों को बेहतर प्रशासनिक लोग चाहिए। तो उन सब चीज़ों में बात करनी होगी। केजरीवाल जी दिल्ली को नहीं संभाल पा रहे हैं, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, हवाई बातें कर रहे हैं। इस तरीके की बातों का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है और इस प्रदेश में उत्तराखंड में नशे के खिलाफ पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लगातार लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। नशे से होने वाले दुष्प्रभावों को लेकर युवाओं को भी लगातार जागरूक किया जा रहा है, तथा साथ ही साथ ये भी किया जा रहा है कि जिन लोगों को इन नशे के अवैध कारोबारियों के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है, उनसे ये अपील की जा रही है कि वो पूरे मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को दें। नगरों पर पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी में पुलिस नशे के खिलाफ लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। धरासू में पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से करीब 5-6 नाली जमीन पर उगे भांग के पौधों को नष्ट किया और ग्रामीणों से भी इन पौधों को नष्ट करने की अपील की। साथ ही नशे के अवैध कारोबार की जानकारी मिलने पर पुलिस को जानकारी देने की भी अपील की है। तो पहाड़ों पर जो नशे का प्रकोप है वो दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब पुलिस ने भी कमर कस ली है। लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जो नशे के कारोबारी हैं, जो अवैध रूप से नशे का कारोबार कर रहे हैं, उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है और साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। उधम सिंह नगर के जसपुर में एक हाथी की मौत का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद हाथी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब हाथी की मौत किस वजह से हुई, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही हो सकेगा। तो जसपुर में एक हाथी की मौत का मामला सामने आया है। मामला अमानगंज रेंज का है। जानकारी के मुताबिक हाथी को इलाज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है।
इस घटना के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद उच्च अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। जानकारी के मुताबिक हाथी के पिछले पैर में घाव था, जिसके कारण वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहा था और अपने झुंड से अलग हो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हाथी की मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि हाथी के पिछले पैर में घाव हो गया था और वो अपने झुंड से अलग हो गया था, लेकिन अब इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही हाथी की मौत के पीछे की असल वजहों का खुलासा हो सकेगा। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। बारिश से कहीं राहत देखने को मिल रही है तो कहीं बादल आफत बनकर भी बरस रहे हैं। दरअसल एक और गर्मी से लोगों को निजात मिली है क्योंकि तापमान में गिरावट आई है। वहीं दूसरी ओर जो पर्वतीय इलाके हैं वहां कई जगहों पर रास्ते टूट गए हैं, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बात विकासनगर जौनसार की करें तो विकासनगर जौनसार बाबर में बारिश ने तबाही मचाई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विकासनगर जौनसार बाबर के कालसी में अमलावा नदी पर बने इस पुल पर किस तरह से लोग एक महिला को पुल पार कराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जब बारिश आई तो जौनसार बाबर में कई जगह बारिश ने अपना तांडव मचाया और नदियां नाले उफान पर आ गए हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ों पर जिंदगी मानसून के सीजन में मुश्किल हो जाती है क्योंकि रास्ते टूट जाते हैं, आवागमन करने में परेशानियां हो जाती हैं, कई दिनों तक गांवों का संपर्क टूट जाता है। उम्मीद करेंगे कि जो भी व्यवस्थाएं हैं वो जल्द से जल्द दुरुस्त होंगी ताकि जो ग्रामीण हैं उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। चंपावत में भी पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि बारिश की वजह से जो नदियां हैं, जो गदेरे हैं, वो उफान पर हैं और जो गदेरों का पानी है वो रास्तों से बह रहा है, जिसकी वजह से कई रास्ते टूट गए हैं। तो चंपावत के पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जहां तराई टनकपुर क्षेत्र में बहने वाले बरसाती नाले उफान पर हैं। टनकपुर के सुप्रसिद्ध पूर्णागिरी मंदिर जाने वाले रास्ते भारी बारिश के कारण जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं भारी बारिश ने पूर्णागिरी मंदिर क्षेत्र में भी भारी तबाही मचाई है। आपको बता दें कि एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें भैरव मंदिर क्षेत्र में एक दुकान गिरती हुई नजर आ रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि आसपास की अन्य दुकानों के भी गिरने का खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि ऐसे हालातों में यूपी से आए श्रद्धालुओं को जान जोखिम में डालकर नालों में तब्दील हुए रास्तों से सफर करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक महिला दरोगा लोगों की मदद से पत्थर डालकर रास्ता बनाने की भी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। प्रशासन भी जेसीबी मशीन से खराब रास्तों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। पूर्णागिरी जाने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि वो यूपी से पूर्णागिरी दर्शन के लिए आए थे, लेकिन भारी बारिश से हुई तबाही के कारण उन्हें आधे रास्ते से ही जान बचाकर लौटना पड़ रहा है। पूर्णागिरी जा रहे हैं 4 किलोमीटर दूरी से। अच्छा, तो क्या स्थिति है अब यहाँ? रोड बहुत टूटी हुई है, तो यहाँ जाने नहीं दिया जा रहा? नहीं, मना कर रहे हैं लोग। तो आप क्या करोगे ऐसे में? तो ऐसे में वापस जाएंगे। सारी बह गई हैं पहले को आखिरी गोला पे। रोड पूरी खराब हो गई, पेड़ उड़ करके रास्ता जगह जगह बंद होकर रखा है। बहुत पानी आ रहा है वहाँ से, हर जगह पूरा दुकान इतना बह रखा है, देखोगे आप पूरे दुकान 4-5 दुकानें बह रखी है। इस पर विस्तृत रिपोर्ट नहीं आई है। हमारे राजस्व उपनिरीक्षक की टीम जो है इसके मौका मुआयना करने के बाद इसके उपरांत ही इस पर कुछ कहा जा सकता है कि हम इस पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बाकी अलर्ट है। अलर्ट के तहत कि भाई कोई जानमाल का खतरा ना हो, उस स्तर पे प्रशासन की ओर से लगातार। तो 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आपने देखा कि किस तरह से एक महिला रस्सी के सहारे पुल को पार करने के लिए मजबूर है। वहीं दूसरी तस्वीर में आपने देखा कि जो बारिश हुई है और जो भूस्खलन हो रहा है उसकी वजह से कैसे जिंदगियों पर संकट आ गया है, किस तरह से एक मकान, एक दुकान भरभरा कर गिर पड़ा और जो बाकी दुकानें हैं उन पर भी संकट आ गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ों पर इस सीजन में जीवन कितना मुश्किल हो जाता है। वहीं
अगर सरकार के कामों की बात करें तो आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार अच्छी कोशिशें कर रहा है, अच्छी पहल कर रहा है। लगातार रेस्क्यू अभियान भी जिस तरह जहां से भी शिकायतें मिल रही हैं वहां पर चलाए जा रहे हैं। उसके अलावा जेसीबी मशीनें लगाकर जो सड़कें टूट गई हैं उनका भी निर्माण करवाया जा रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि सरकार इसी तरह से अपना काम करती रहेगी और उत्तराखंड को आपदा ने पहले भी बहुत जख्म दिए हैं, तो उम्मीद ये करेंगे कि अब उत्तराखंड आपदा के और जख्म नहीं झेलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।